नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछले कुछ सालों से धर्मांतरण की लौ ऐसी धधक रही है जिसने कई सियासतदानों को लपेटे में लिया, तो यही कई लोग इससे प्रभावित हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण पे चर्चाएं लगातार जारी है। सड़क से लेकर सदन तक इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा इसके लिए फिलहाल अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा के 13वें दिन बजट सत्र के धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यान आकर्षण लाया कि विदेशी फंडिंग के जरिए एनजीओ जो फलीभूत हो रही है उसकी जद में धर्मांतरण की जो लॉ है वो धधक रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा। एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड से धर्मांतरण का गंभीर आरोप। सरगुजा से बस्तर तक धर्मांतरण की सुलग रही आग। धर्मांतरण की आग से शहरी क्षेत्र भी अछूती नहीं। शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले अनुदान की होगी जांच। धर्मांतरण से प्रदेश की डेमोग्राफी बिगड़ रही है। धर्म और धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो बीते कई सालों से छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बात चाहे 2023 चुनाव से पहले बस्तर में हुए बेहिसाब बवाल की हो, या फिर सोमवार को विधानसभा में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर द्वारा एनजीओ को विदेशी फंडिंग और शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले अनुदान का मुद्दा हो। प्रदेश में धर्मांतरण पर जमकर सियासत हो रही है। क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों ही इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। बतौर विपक्ष बीजेपी इसे प्रदेश भर में उठाती रही। चुनाव परिणाम के साथ सरकार बदल गई, मगर नहीं बदली तो धर्मांतरण का ज्वलंत मुद्दा। बात चाहे बस्तर की हो या फिर सरगुजा या मैदानी क्षेत्रों की, चारों तरफ इसे लेकर शिकायतें आ रही हैं। इतना ही नहीं, एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल खेलने के गंभीर आरोप भी लगते रहते हैं। इन्हीं सब विषयों को समेटे हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा के बजट सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आया। चंद्राकर ने कहा कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। चंगाई सभा के जरिए राजधानी तक में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। साथ ही यह भी कहा कि धर्मांतरण के इस गोरख धंधे से प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है, जो सबके लिए घातक है। वहीं कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा सरकार धर्मांतरण को प्रचार का माध्यम बनाना चाह रही है, या सच में कोई कार्रवाई होगी। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से जसपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां स्थिति खराब होती है। सख्त कानून तो अभी भी है, बात है कि आपकी नीयत की, आप उसको प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हैं या आप उसमें कार्रवाई करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इसके पहले भी शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए, अभी भी सबसे ज्यादा धर्मांतरण उनके धर्मांतरण की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये उनकी जांच का विषय है। उनके पास प्रशासन है, उनके पास लोग हैं, इस पर जांच की जानी चाहिए। धर्मांतरण को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखे तेवर पर खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में संचालित एनजीओ पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से मतांतरण जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में चंगाई सभा की आड़ में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा समुचित जांच कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मतांतरण के संबंध में वर्ष 2019 में निरंक, वर्ष 2020 में 1, वर्ष 2021 में 7, वर्ष 2022 में 3, वर्ष 2023 में निरंक, वर्ष 2024 में 12, वर्ष 2025 में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। साथ ही यह भी कहा कि जल्द ही देश का सबसे बेहतर कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा। विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12
कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। धर्म और धर्मांतरण की आड़ में सियासत कोई नई बात नहीं है। नई बात यह जरूर है कि सीएम विष्णुदेव साय की आपत्ति के बाद प्रदेश में संचालित एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर केंद्रीय स्तर पर सतत जांच हो रही है। वहीं 364 में से 84 एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को केंद्रीय स्तर पर रोका गया, तो वहीं 127 एनजीओ की वैधता समाप्त की गई। शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले करीब 300 करोड़ रुपए की पिछले 3 साल का ऑडिट भी कराया गया। बहरहाल सरकार के आश्वासन और विपक्ष के तीखे तेवर के बीच धर्मांतरण को लेकर नया कानून कब तक धरातल पर आएगा और इस विषय पर कब तक सियासत होगी, इसके लिए तो फिलहाल इंतजार ही करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में क्यों लगातार धर्मांतरण पे चर्चा होती है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास, वरिष्ठ और समृद्ध पैनल के साथ आज चर्चा करेंगे। पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू जी है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से भी अमित श्रीवास्तव जी है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अमित जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है उचित जी। और हमारे साथ शुभम उपाध्याय है, द नैरेटिव के आप संपादक हैं, लगातार रिसर्च का काम बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में आप करते हैं। शुभम, आपका भी बहुत स्वागत है। उचित जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। विदेशी फंडिंग एनजीओ को और उसके जरिए धर्मांतरण का खेल, क्या लगता है कि जो मौजूदा स्थितियां सरकार दिखा रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, धर्मांतरण के काले खेल पे, विदेशी फंडिंग पे नकेल लगेगी? कोशिश तो है, प्रयास तो है सरकार का। हालांकि पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था कि हम कोशिश करेंगे। उसी फरवरी और मार्च महीने में आप देखेंगे, अगर आप न्यूज और खबरों को देखें तो सरकार जनवरी फरवरी में मुद्दों को लेके आती है। हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था वो सरकार कोई भी हो। वर्तमान सरकार में भी 2024 में उन्होंने यही कहा था, 25 में भी यही कहा। हालांकि अब जो ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार कोशिश शायद हो, अभी भी उसमें मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एनजीओ की आड़ में नो डाउट ये धर्मांतरण हो रहा है। पैसों की जो ऑडिट कराने की जो बात की है, 85-87 जो इतनी एनजीओ है, ये खेल होता है। सवाल ये है कि दोनों ही सरकार, जो पूर्व में गई और वर्तमान सरकार, दोनों को बहुत अच्छे से ये मालूम है कि किस तरीके से ये क्रियान्वयन होता है, किस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन बड़े शिद्दत से कोई भी सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती, बजाय इसके गंभीरता से इसको राजनीतिक कैश जरूर करा लेती है। माहौल बना के धर्मांतरण हो रहा है, उसको लेके बहुत सारे वोट और एक तादाद में अपने पक्ष में लोग कर लिए जाते हैं। तो मतलब इसका कुल मिला के डॉक्टर अवधेश की राजनीतिक फायदा जरूर लिया जा रहा है। ये हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और पूरे दंडकारण्य क्षेत्र की ये बड़ी समस्या है। और इसकी भले हम बाद में हम मौका मिला तो आप मूल कारणों पे आएंगे कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है। उचित जी, बिल्कुल आपने गंभीर कहा। राजनीतिक दलों की वो गंभीरता शायद धरातल पे दिखाई पड़ती नहीं है, जिस गंभीरता की उम्मीद तमाम जनता लगाए बैठी है। सत्ताधारी दल से अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, क्या सच में केवल राजनीति का मुद्दा रहेगा या धरातल पे इसमें सच में कुछ कठोर निर्णय लिए जाएंगे या यूं ही राजनीति होते रह जाएगी इस पे? देखिए अवधेश जी, राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि ये विषय तो सीधा सीधा धर्म का विषय है और धर्मांतरण का विषय है। और धर्मांतरण यानी मतांतरण का विषय है, क्योंकि धर्मांतरण अगर किसी व्यक्ति का होता है तो वो मतांतरण की श्रेणी में आता है और उसका जो संस्कृति है वो मूलतः रूप से नष्ट हो जाती है। देश से प्रेम वो खो बैठता है, धर्म से प्रेम तो धर्म बदलता ही खो बैठता है। मगर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए आज विधानसभा में इस पर प्रश्न उठे और जो फंडिंग, जो विदेशी फंडिंग की बातें हो रही है उस पर नकेल कसने की तैयारी भी हमारी सरकार की है। क्योंकि देखो, पूर्व में हमने देखा है कि जनजाति समुदाय पर, जनजातियों पर ये स्थायी मिशनरी लगातार लोभ प्रलोभ देकर
शिक्षा की सुविधा, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा का लोभ और लालच देकर बड़े पैमाने पर इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण कराया। अब वहां से इनका जो स्थान है वो शहर की ओर परिवर्तित हो चुका है और शहर में सर्वाधिक ओबीसी लोग रहते हैं। और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ओबीसी समुदाय में, ओबीसी वर्ग में जितने जो लोग हैं और खास करके जो बहुतायत समाज है, उन पर इनका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराते नजर आ रहे हैं और हम कड़ा एक्शन इसमें लेने वाले भी हैं। अमित श्रीवास्तव जी, सरकार कड़ा एक्शन लेगी। 5 साल आपकी सरकार थी, ये समस्या आज की नहीं है, लेकिन निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा, इस पे जवाब दीजिए जरा। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं अवधेश जी, कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो कहते हैं कि हम कानून लाएंगे, और जब विपक्ष में रहते हैं तो ये घर वापसी करवाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, अभी भी कह रहे हैं कि हम कानून लाएंगे, नया प्रावधान लाएंगे। 15 साल 25 साल में 15 साल पहले इनकी सरकार थी, उसके बाद अगर आप 1.5 साल से देख लीजिए फिर इनकी सरकार है। तो ये कहते ही हैं बस हम कानून लाएंगे, ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि जब कानून तो पहले से भी है, और अगर आप भारत के संविधान में देखेंगे तो कोई स्पष्ट प्रावधान उसको लेके है नहीं, लेकिन सेक्शन 25 से लेके 28 तक आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वेच्छा से उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको कोई जबरिया आपका धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान है। अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग अपने हिसाब से कानून बनाए हैं। चाहे हम उड़ीसा 1967 की बात कर लें, पूरे देश में सबसे पहले उड़ीसा ने इस कानून को बनाया था, फिर मध्य प्रदेश ने 68 में बनाया, और लगातार चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हमारा हो, लगातार उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहे। लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है कि आप कानून लाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जब आप विपक्ष में हो तो आप कहें कि धर्मांतर हो रहा है, आप जब सत्ता पक्ष में आ जाएं तो आप कह लें हम कानून ला रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, लेट मी कंप्लीट, बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपने भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई आप इस पे कोई कमीशन बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि फंडिंग आ रही है, आपके पास डबल इंजन की सरकार है ना, करिए ना कार्रवाई, क्यों हाथ आपके कांपते हैं। ठीक है अमित जी, मैं लौटूंगा आपके। मैं जरा शुभम का रुख कर लेता हूं। शुभम द नैरेटिव के संपादक हैं और लगातार बस्तर क्षेत्र में जनजातियों के बीच में काम करते हैं। शुभम, आप सबसे बेहतर बता सकते हैं कि वास्तविक में एनजीओ के आड़ में जो धर्मांतरण का काला खेल खेला जाता है, उसको संरक्षण किसका मिलता है शहर से, जरा बताइए, और कैसे इस गंभीर समस्या का समाधान होगा। शुभम, सबसे पहले मैं कन्वर्जन के बारे में बताना चाहूंगी। कन्वर्जन जिस तरह से सिर्फ डेमोग्राफी को चेंज नहीं करता है, वो वहाँ की लोकल कल्चर को भी खत्म करता है। जैसे हम बस्तर को देखें, सरगुजा को देखें, तो वहाँ की जो मूल संस्कृति है उसको वो खत्म करता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो समस्या लेकर कन्वर्जन आता है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। हम नारायणपुर के रूप में छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा विवाद देख चुके हैं। इसके बाद हाल ही में जो शव दफन का विवाद चल रहा है, उसे भी हम सभी पत्रकार देख ही रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर और जो लोकल संस्कृति है, उन दोनों को खत्म करने का, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का, ये सब काम कन्वर्जन की आड़ में होता है। जहां तक बात एनजीओज की है, तो कई ऐसे एनजीओज हैं जो बस्तर में काम करते हैं। नारायणपुर की घटना होती है तो इंडिया यूके और परसिक्यूशन रिलीफ, ऐसे एनजीओज वहां ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और ईसाइयों के लिए जो कन्वर्ट हुए उनके लिए काम करने लगते हैं। अचानक से जीसस कॉल्स नाम का एक एनजीओ आता है और वो वहां पे बस्तर में काम करने लगता है। आखिर इन सबको फंडिंग कैसे होती है, कहां से होती है, ये जांच का विषय है। सरकार ने जिस तरह से कहा कि वो इसकी जांच करेंगे और इन जो फंडिंग्स होती है उस पर रोक लगाएंगे और कड़े नियम बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम पत्रकारों का, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो हमारी जिम्मेदारी हम समाज तक उन जानकारियों को पहुंचाएं और समाज को बताएं कि किस तरह से एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अलग अलग तरीके से वो धन बल के उपयोग से, कई बार वो दबाव के माध्यम से भी अवैध कन्वर्जन कराते हैं। एक छिंदावाड़ा गांव का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। छिंदावाड़ा गांव, जिसके अंदर ही अभी वो शव दफन का विवाद हुआ, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। छिंदावाड़ा गांव में 3 ग्राम पंचायत है। तीनों ग्राम पंचायत की तरफ से, तीनों ग्राम पंचायत को लेकर एक आरटीआई दरभा जो ब्लॉक है, वहां पर एक आरटीआई दायर की गई कि कितने चर्च और कितने ईसाई हैं उसकी जानकारी दी जाए। तहसील कार्यालय ने जवाब दिया कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है।
और जब मैं ग्राउंड पर गया तो मुझे वहां पर लगभग जानकारी मिली कि 350 से अधिक क्रिश्चियंस हैं और 5 चर्च है, जिनमें से 4 पक्के चर्च है और 1 कच्चा चर्च है। अब एक बात बताइए कि ये चर्च कैसे बने? क्या चर्च बनाने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। अगर अनुमति की आवश्यकता होती है तो वो तहसील कार्यालय से क्यों नहीं ली गई, और ली गई तो तहसील कार्यालय में इसको लेकर कोई जानकारी क्यों नहीं है? ये सारे प्रश्न हैं जो जमीन से उठाए जाने चाहिए। ठीक है, सो मैं लौटूंगा। मैं जब उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, 2-3 बातें गंभीर शुभम ने अपनी बातों में कही कि साहब 350 लोग हैं कन्वर्टेड, 5 चर्च है, लेकिन शासकीय दस्तावेज में 0 है। आज गृह मंत्री विजय शर्मा डेटा उन्होंने बताया कि साहब 2019 में निरंक, मतलब कोई भी धर्मांतरण का मामला नहीं आया पुलिस के पास, 0। 2020 में केवल 1, 2021 में 7, 2022 में 3 और 2023 में जो चुनावी साल था, सबसे बड़ा बवाल जिस साल हुआ उस साल भी निरंक 0। 2024 में सर्वाधिक 12 और 2025 में 4। उचित जी आंकड़े बताइए जरा, रिकॉर्ड करिए पहले इनको। क्या कर रहा हूँ कि ये जो विषय है, ये धर्मांतरण का जो विषय है राजनीतिक ज्यादा है। कोई रिपोर्ट होती ही नहीं है, रिपोर्ट कम होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसको मजबूती के साथ, इसको पिछले 3-4 सालों से गंभीरता के साथ वो उठा भी रही है। वो मैं ये भी नहीं कहता कि धर्मांतरण नहीं हो रहा, मजबूती के साथ हो रहा, मगर सरकार उसमें संजीदगी से कोई कार्य नहीं हो रहा। जैसे सुबह बता रहे थे कि पूरे चर्च वहाँ पे है, लोग वहाँ पे उसके बावजूद भी जितने भी वहाँ पे जो जिला प्रशासन उनको ये मालूम नहीं, दस्तावेज शून्य है। आप अपनी सरकार से पूछेंगे कितने कन्वर्सन के केस आए, तो ऐसे ही फिगर आएंगे 2, 4, 6, 8। तो ये विषय जो है टोटल ये केवल एक चुनावी मुद्दा रह गया है। आप उस पर गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो एनजीओ का मुद्दा आया है, वाकई इसकी ऑडिट बैठाल है तो चौंकाने वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वाकई अगर हम इस पर चर्चा भी करें कि धर्मांतरण हो क्यों रहे, तो हम अगर इसमें एक सार्थक बहस भी करें तो आप उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, इतनी तकलीफें हैं। और ये लोग वहाँ पे, तो कारण मैं बता रहा हूँ, कारण आप और हम सब जानते ही हैं कि आखिर धर्मांतरण क्यों हो रहा है। तो मूल जो चीज है कि धर्मांतरण हो क्यों रहा है, इस पर कोई भी सरकार काम क्यों नहीं कर रही। बिल्कुल सही, वर्षों से यही हो रहा है, और अभी तो इतने बड़ी तादाद में होने लगा है कि विधानसभा में चर्चा का विषय हो गया है। और अजय चंद्राकर जैसे लोगों को बोलना पड़ा कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वाकई आप देखें परसेंटेज में जो 1.75 का परसेंटेज था अल्पसंख्यकों का, वो बढ़ के क्या हो गया है। ये तब्दीलियां जो हो रही है, इसमें सरकारें गंभीर नहीं है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, कानून नहीं है। मैं जब अमित श्रीवास्तव जी का रुख करता हूं, अमित जी, सरकारें गंभीर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, फिर कांग्रेस की हो, या फिर पिछले 1.25 साल से बीजेपी की सरकार हो। सब समस्या से सबको अवगत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानती है। समाधान क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सरकार को आप एकदम से ब्लेम इसलिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको मैंने जैसा आपको कहा कि स्पष्ट प्रावधान भले नहीं है, लेकिन 25 से 28 अनुच्छेद में कहा गया है कि हर धर्मांतरण जो होता है, मैंने इसलिए तो कहा एक कमीशन बनना चाहिए। और लगातार जब आप कोई धर्मांतरण अपनी स्वेच्छा से करता है, निश्चित तौर पे मैंने कहा डबल इंजन की सरकार है, उसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, हमारी मांग है। लेकिन अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो कलेक्टर के आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। उस एफिडेविट में आपका पूर्व नाम, नया नाम, 1 महीने का समय रहता है, बिल्कुल समय, सब आपकी चीज ठीक फोटो, है, आपका एड्रेस, सारा कुछ उसमें आपको देना पड़ता है। और एक राष्ट्रीय अखबार में आपको विज्ञापन देना उसमें पड़ता है, आम सूचना देना पड़ता है, इश्तेहार छपाना पड़ता है कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी, जैसा भी उचित भाई ने कहा, कि निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है कि ऑडिट होना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप धर्म आप घर वापसी कराते हैं, आप माहौल बनाते हैं। मैं एक मिनट बस, मैं एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये चिंता का सबब है कि इतने बड़े मात्रा में अगर हो रहा है तो आप जैसा आप एक झटके में आप नोटबंदी कर देते हैं, एक झटके में आप जीएसटी ला देते हैं, आप क्यों नहीं इस पे एक ऐसा कानून ला देते हैं कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएगा उसे उम्र कैद होगी, फांसी होगी, बाकी रोक लगेगी। ठीक, अमित साहू जी मौजूद। अमित साहू जी, 2 शब्द बार बार अमित जी कह रहे हैं, डबल इंजन और डबल स्टैंडर्ड। रौंद दीजिए ना डबल इंजन की सरकार से ऐसे लोगों को जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा बने हुए। बिल्कुल रौंद देंगे, डबल इंजन की सरकार है, मगर उस रास्ते पे कुछ ऐसे तत्व उपस्थित हो जाते हैं जो इनके लिए ब्रेकर बनकर खड़े हो जाते हैं, जो इनके पक्षधार बनकर खड़े हो जाते हैं, जो इनके समर्थक बनकर खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो उनके साथ है, और उन संस्था का नाम है कांग्रेस।
यही एक सबसे बड़ा मजबूत आधार केंद्र मेरी है, घोर आपत्ति है। मजबूत आधार केंद्र है जो इनके पक्ष में हमेशा खड़े रहता है, और इसके लिए भी क्या नेहरू जिम्मेदार बोल देंगे? हमेशा कर सकते हैं। हमेशा से हमेशा से बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी धर्मांतरण का मुद्दा या हिंदू संगठनों के द्वारा उठाया गया है, वहां पे हर हमेशा उनके पक्ष में कांग्रेस खड़ी नजर आई है। इसको क्या कहेंगे आप? ये तो दिखता है ना, सिर्फ हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, ये दिखता है धरातल पर कौन खड़े रहता है उनके साथ। सरकार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? मैं आपको बोलना चाहूंगा, सरकार जिम्मेदारी लेती, उद्योग क्यों नहीं लगा रहे, रोजगार क्यों नहीं दे रहे, शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, चिकित्सा क्यों नहीं दे रहे, परिवर्तन क्यों हो रहा है? आप सीधा आरोप लगा देते हैं विपक्ष में। सीधी सी बात है, जो ज्यादा बात करे, जो आपके खिलाफ बात करे, उसको कांग्रेसी बोल दो। कोई पत्रकार आपसे बात करे तो आप उसको अमित श्रीवास्तव पंथी बोल जी, दीजिए। एक ऐसी गंभीर समस्या जिस पे हमको सकारात्मक टिप्पणी करनी चाहिए, सकारात्मक की ओर आगे बढ़नी चाहिए कि कैसे इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस में, अमित साहू जी के वर्ड में कह रहा हूं, अगर कांग्रेस कोट करके कह रहा हूं साहब ब्रेकर बन के काम करेगी तो कैसे काम चलेगा? जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं दो चीज पे मेरी आपत्ति है। पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेसी आ जाते हैं, मुझको एक इंसिडेंस बता दीजिए कि कोई कांग्रेसी आके खड़ा हो, 35 साल में अमित श्रीवास्तव कभी आके खड़ा हो या मेरा कोई साथी खड़ा हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे माफी मांग लूंगा अगर कोई होगा तो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपकी भी एक बातों का, और डॉक्टर अवधेश पहली बार आज विरोध कर रहा हूं कि आपने कहा कि रौन दीजिए। रौन ना हमारे संविधान में अलाउ नहीं है। मैं, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं। डबल इंजन की सरकार भी संविधान में नहीं है। सुन लीजिए अब आप कहेंगे डबल इंजन की सरकार तो चलेगी नहीं, देखिए, चलना अलग होता है और चलना अलग होता है। और मैंने कहा ना, आपने लाया ना नोटबंदी, आपने आए ना 8 बजे और आप बोल दिए नोटबंदी हो रही है। आप बोलिए अगर कोई जबरन धर्मांतरण कराएगा उसको फांसी होगी, देखिए कैसे नहीं रुकता है। आप बोलिए अगर कोई विदेशी फंडिंग लेता है तो जीवन भर वो जेल में उसको सड़ा देंगे। तो फिर सड़क पे उतर के चिल्लाने वाले कौन होंगे? आप सुन लीजिए मेरे, हाहाकार मचाने वाले कौन होंगे? अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने वाले कौन होंगे? आप ही लोग होंगे भैया, आप ही लोग होंगे। यही तो बड़ी पीड़ा है ना, देश के संविधान की एक बड़ी तो पीड़ा है। संविधान का हवाला देते हैं अजीत भाई को, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसके लिए ऐसा दोहरा ठीक है, आप यहाँ पर अमित जी मैं आ रहा हूं। अमित जी, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। ठीक है, और ठीक है अमित जी, मैं शुभम हमारे साथ मौजूद है। देखिए शुभम आज बड़े इत्तेफाक से मौजूद है, जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। शुभम, राजनीति की तमाम बातों को आप भूल जाइए, आप मत सुनिए, आप ग्राउंड की बातें बताइए, क्योंकि आप सालों साल से काम कर रहे हैं। बताइए जरा, क्या आपको कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रहा है सरकारों से? कैसे इस समस्या का समाधान होगा जब ग्राउंड रियलिटी कुछ और कागजों में कुछ और विधानसभा में कुछ और कहा जाए तो? शुभम, देखिए, सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी का समाधान कैसे होगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है या समस्या का समाधान कैसे होगा, इससे पहले महत्वपूर्ण है समस्या को समझना। तो कन्वर्जन की जो समस्या है वो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है। मैं जो नारायणपुर के अंदर एक गांव है चिंतलनार, एक नारायणपुर के अंदर एक गांव है तालनार के लिए आपको 4-4.5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के जाना होता है। वहां पर ना कोई जाने की सड़क है, ना जाने का कोई मार्ग नहीं है, या तो आप ट्रैक्टर से जाएंगे या 4x4 कोई गाड़ी होगी। लेकिन वहां पर शासन प्रशासन नहीं था, लेकिन वहां पर चर्च मौजूद है, प्रार्थना घर मौजूद है। वहां पर शासन प्रशासन का कोई सिक्योरिटी का व्यक्ति जाएगा, सिक्योरिटी फोर्स का कोई सुरक्षा कर्मी जाएगा, तो वहां पर नक्सलवाद से हिंसा होने का डर रहेगा, खतरा रहेगा। लेकिन चर्च वहां पे मौजूद है, प्रार्थना घर वहां पे मौजूद है, तो उन्हें कोई खतरा नहीं होता। आप छत्तीसगढ़ के इतिहास से बताइए कि कितने ईसाई पादरियों को नक्सल हिंसा में मारा गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को खोजिए, सिर्फ एक ईसाई पादरी को मारा गया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि था, वो उप सरपंच था, ना कि वो पादरी था। तो कितने ईसाई पास्टर्स को मारा गया है, उसकी संख्या निकालिए। लेकिन देवी उपासना में बैठे या पूजा करने वाले या कन्वर्जन को रोकने वाले या कन्वर्जन की रोकने के लिए जो समाज में लगे हुए हैं, ऐसे कितने लीडर्स को नक्सलियों ने मारा है? इनकी संख्या आप उंगलियों में नहीं गिन पाएंगे। इनकी संख्या के लिए पूरे लेटर निकालना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी, इतनी संख्या है। तो हमको मूल समस्या में जाना पड़ेगा कि वहां पर बेरोजगारी और विकास किनके कारण नहीं आ पा रहा है और उसका फायदा दूसरे हाथ से कौन उठा रहा है। अमित साहू जी, गंभीर मामला साहब, 16.5 साल आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में रही, 25 में से। और अगर आज शुभम इस बात को कह रहे अपने रिसर्च के जरिए कि एक पादरी की हत्या वो भी तब जब उप सरपंच था, और देवी उपासकों की संख्या जिनकी हत्या कर दी गई, आपको लेटर निकालना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार है बताइए जरा।
आप कांग्रेस को दोषारोपण करके अपने जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, जिम्मेदारी से कोई मुक्त नहीं होता और जिम्मेदारी से कोई भागता नहीं। जो सच्चाई है उसको तो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है उसको। देखिए, 16.5 साल हमारी सरकार थी शुरुआत के दौर पर, तब हमने एक अनेक योजनाएं लाई सरकार के माध्यम से। मुफ्त में चावल अनाज की योजना, मुफ्त में चिकित्सा सुविधा की योजना, जो ये लोभ प्रलोभ देकर जो जिस प्रकार से प्रपंच कर ये हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे थे, हमने उसके काट के लिए हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। मुफ्त में अनाज की योजना, मुफ्त में चिकित्सा की योजना, मुफ्त में शिक्षा की योजना, ये सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ की उन आम जनमानस के लिए लगाई जो लोभ प्रलोभ में और पैसे के अभाव में आकर धर्मांतरण कर रहे थे। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी, पहले भी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अवधेश जी ठीक है उचित जी। स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन डॉक्टर रमन सिंह के समय में ही चिंता कर ली गई। शुभम कह रहे हैं कि साहब 4.5 किलोमीटर आपको पहाड़ पार करके जब जाएंगे, प्रशासन नहीं है, चर्च मौजूद है वहां पे। वो 4.5 किलोमीटर का पहाड़ प्रशासन अगर पार कर लेता तो वहां पे आज वो स्थिति नहीं बनती जो शुभम बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शुभम ने, जिस तरफ इशारा किया है उस तरफ से एक तरफ तो लग रहा है कि माओवादियों का भी समर्थन उनको मिला हुआ है। माओवादी जो है उनको समर्थन मिला हुआ है कि वो आप जो कुछ भी कीजिए। तो ये जहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही, वहां ये लोग पहुंच जा रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। तो मुझे ही लगता है कि दोनों ही सरकारों को पार्टी से ना जोड़े, वो सभी सरकारों को। ये समस्या हमारे प्रदेश की है, देश की है, हम सब की है। ये आप अगर जैसे नेता लोग, दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं, ये समस्या अगर आप 15 साल नहीं कर पाए, आप अमित श्रीवास्तव जी आरोप लगा रहे हैं, 5 साल आप कर ले, 8 साल 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल आप कर ले। बिल्कुल आपने क्या किया? आपने विकास कहाँ तक पहुंचाया और क्यों रुका, क्यों धर्मांतरण के मुद्दे वहीं पे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उनके लिए ये अब गंभीर हो जाते हैं तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए टोटल एक चुनावी मुद्दा है और एक माहौल, गोलबंदी, वोट की गोलबंदी का एक मुद्दा रहा है। ठीक है, माहौल केवल वहाँ आप जिम्मेदार विद्वान प्रवक्ता हैं साहब, बताइए आप कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक तौर पे क्या होनी चाहिए इसमें, राजनीतिक तौर पे नहीं, सकारात्मक तौर पे। जी निश्चित तौर पे मैंने तो कहा ना कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई कहीं विदेशी फंडिंग हो रही है, आप उसकी जांच कराइए। जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त। नहीं, विपक्ष की भूमिका बताइए। मैंने कहा ना, विपक्षी होने के नाते हम तो कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे थे ना कि कांग्रेसी बीच में आ जाते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं अगर ऐसा कहीं होता है तो उसे रोकने के लिए हम आपके साथ खड़े होकर तैयार हैं, लेकिन आप करने की इच्छा शक्ति तो दिखाइए। सिर्फ आप सरकार में रहते हैं तो कुछ बोलते हैं, विपक्ष में रहते हैं कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जनता जनार्दन होती, सारी चीजों को समझती है। मैं शुभम भाई से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप बड़े सालों से आपका स्टडी बता रही है कि आप बहुत सालों से आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेसी सारे इन्वॉल्व है, इनसे पूछिए आप बड़े विनम्रता के साथ, ऐसा कोई केस इनके संज्ञान में आया कि कांग्रेसी खड़े हो गए कराना? बिल्कुल। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अवधेश जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि नारायणपुर की घटना हुई 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 की घटना। उस घटना के ठीक 10 दिन के बाद पूरे बस्तर में माहौल गर्म हो चुका था, बस्तर बंद हुआ, रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी चीज हुई। तब नारायणपुर के जो विधायक हैं चंदन कश्यप, वो किस पक्ष में थे, कैसा पक्ष ले रहे थे, वो भी देखना चाहिए। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, 10 या 12 जनवरी के आसपास वहां के लोकल प्रशासन ने स्थानीय जनजातियों को बुलाकर शपथ दिलाई कि वो हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ईसाइयों को बुलाकर शपथ नहीं दिलाई। अमित जी 10 सेकंड आप आश्वासन दीजिए कि डबल इंजन की सरकार है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा आपके कार्यकाल में, दीजिए आश्वासन आप। विधानसभा में प्रश्न भी उठाया और जांच के लिए भी टीम गठित की जाएगी और ऑडिट जरूर किया जाएगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले कि फंडिंग कहां से आती है, और हम धर्मांतरण रोक के रहेंगे, ये चीज मैं कह रहा हूं। चलिए, कुल मिला के कि एक ऐसी समस्या जिससे आप और हम नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश, पूरा राष्ट्र जो है वो प्रभावित है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक दलें और सरकारों की क्या भूमिका होगी, इस पे हम सबकी निगाहें जरूर टिकी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, अमित साहू जी आपका शुक्रिया, शुभम जी आपका शुक्रिया, अमित श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।